गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन इस क्लास के अंदर मोटिवेशनल क्लास रख रहे हैं ताकि आप अपने आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहें और आप हर परीक्षा में हर चुनौती का सामना कर सकें और निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें। उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक शेर रख रहा हूं जो मैंने लिखा है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब अपन शुरू कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब आजकल की सबसे बड़ी चुनौती है। गवर्नमेंट जॉब हर आदमी, हर स्टूडेंट ये चाहता है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हर आदमी का सपना होने के बावजूद भी हर व्यक्ति को नहीं मिलती है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आपके अंदर उस जॉब को पाने की क्षमता होते हुए भी आप उसका सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आजकल के जो नव युवा है उनके पास डिस्ट्रैक्शन के कई सारे ऑप्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब मन भटकाने वाले, जिनमें सबसे बड़ा ऑप्शन है उनके पास उनका स्वयं का मोबाइल और स्वयं का ऊपर सेल्फ कंट्रोल ना होना, क्योंकि वो अपने समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है मोबाइल के साथ करना पसंद करते हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतने एक्टिव रहते हैं कि उनको अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालने की भी समस्या बनी रहती है। उनको लगता है कि आज के काम को कल कर लेंगे, कल के काम को परसों कर लेंगे, और इस तरीके से उनका सारा समय बर्बाद हो जाता है और फिर परीक्षा के अंदर वो अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का अपन किस तरीके से समाधान कर सकते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। अब आपके लिए पहला सवाल ये बनता है कि तैयारी की शुरुआत कब करें। एक पढ़ने वाला बच्चा होता है, 10वीं में अच्छी परसेंटेज बनाता है, 12वीं में अच्छी परसेंटेज बनाता है, फिर वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वहां जाने के बाद में कॉलेज के माहौल और वहां की चकाचौंध में वो इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि अपने लक्ष्य से दूर होने लगता है। तो उसको कब अपनी तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए, किस तरीके से अपनी तैयारी को उसे धार देनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप 12वीं के बाद में एक जो 40-45 दिन का अवकाश मिलता है, छुट्टियां मिलती है गर्मियों की, उसके अंदर अगर आप अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य तय कर लें कि मेरे को इस फील्ड में ही जाना है, तो 45 दिन काफी होते हैं एक विषय पर सोच विचार करने के और प्लानिंग करने के लिए। उन 45 दिनों के बाद जब आप कॉलेज एडमिशन के लिए तैयार होते हैं, तो उस दौरान आप 12वीं के बाद में वेरियस सेक्शंस जो होते हैं जिनमें आप जाना चाहते हैं उनके लिए आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। और इस समय तक बच्चे की उम्र 17 से 18 साल के बीच में ही रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूनतम एज 18 और मैक्सिमम एज 21 गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो आपके पास अवसर रहता है इन 3 से 4 सालों का। अब इन 3-4 सालों के अंदर आप अपने आप के अंदर किस प्रकार का चेंजेस लेकर आते हैं। हो सकता है आपकी जॉब 18.6 साल में लग जाए, 18.5 में लग जाए, क्योंकि मेरे पास पढ़ने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स 18.5 साल की एज में भी सर्विस लगे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे ही 12वीं हो, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, टीचर बनने का ख्वाब है आपका, तो 12वीं के बाद में DLED का जो एग्जाम होता है उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर PTET जो होती है उसको देकर आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले रहते हैं टीचिंग लाइन में जाने के लिए। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो IBPS का ऑप्शन आपके सामने रहता है। आपको पुलिस में जाना है तो कांस्टेबल का ऑप्शन आपके सामने। इसके अलावा SSC में जाना है तो SSC में डाटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इस प्रकार की वैकेंसीज आपके सामने रहती है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक निश्चित फील्ड तय कर लें कि मेरे को इस फील्ड में जाना है। अगर आपको सिविल सर्विस के फील्ड में भी जाना है, RS या IAS बनना है, तो उसके लिए भी मैं मान के चलता हूं कि 12वीं के बाद में आपको RAS या IAS के फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले लेना चाहिए। क्योंकि इस फाउंडेशन जो कोर्स होता है वो 18 मंथ का होता है। इस 18 मंथ के और जो कोर्स होता है इसके अंदर आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में काम आते हैं उनके बारे में काफी विस्तार में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। और 18 महीने में आप इधर सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं फर्स्ट ईयर क्लियर करके।
तो जैसे आप सेकेंड ईयर में पहुंचे और आपका फाउंडेशन कोर्स खत्म हो, उसके बाद में आपको 6 महीने के लिए जो 18 महीने में आपने पढ़ा है उन्हीं चीजों को कवर करने, और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपको सोर्स बताए जाते हैं उन सोर्स पर आपको काम करने की जरूरत होती है। अगर आप उन सोर्स पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस फील्ड में सफल होने की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर वहां तक आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है और फाइनल में आप एक काम करिए, फाइनल में एक बढ़िया सी कोचिंग लीजिए फाउंडेशन के बजाय, जिसमें प्रॉपर आपको गाइडेंस भी मिले, प्रॉपर टेस्ट देने का मौका भी मिले, लिखने का मौका भी मिले, और तो आप निश्चित रूप से सिविल सर्विस के सेक्शन में जा सकते हैं। अगर आपको बैंकिंग में जाना है, एसएससी में जाना है, कांस्टेबल में जाना है, आर्मी में जाना है, तो आर्मी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इनमें तो क्या होता है, सिंपल पेपर होता है, इनके फिजिकल होता है, पेपर तो इजी रहते हैं लेकिन फिजिकल थोड़ा टफ होता है, तो उन पर आपको काम करने की जरूरत है। ग्रेजुएशन के बाद में तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, ये 12th लेवल के ऑप्शंस की मैं बात कर रहा था, इनमें आप काम कर सकते हैं। तो तैयारी का शुरुआत करने का सबसे बेहतर समय मान के चलता हूं मैं 12th के बाद का जो समय है, 12th से बीए के बीच का, ये गोल्डन पीरियड होता है। इन 3 साल के अंदर आपको निश्चित रूप से आपकी सफलता के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो सब कुछ करने का अवसर रहता है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये होता है इस समय का, क्योंकि बच्चा कॉलेज में जाता है तो वहां की चकाचौंध और वहां की खूबसूरती को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और इस वजह से वो अपने लक्ष्य से पथभ्रष्ट हो जाता है और अपने लक्ष्य से दूर होता चला जाता है। फिर वो ये 3 साल गुजरने के बाद में अपने आप को कोसता है कि मैंने इन 3 सालों में कुछ भी नहीं किया या मैंने कुछ भी नहीं पाया। तो अपने आप को कोसने से बेहतर है कि आप उन 3 सालों में लगातार मेहनत करें, और एवरेज आप मान के चलें कि आप 8 से 10 घंटे मेहनत करें डेली। 8 से 10 घंटे एक प्रॉपर मेंटर की मदद लेकर आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी पूरी तैयारी के दौरान, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े, एनी टाइम आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। आपको जिस प्रकार की भी क्वेरीज हो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, कितने घंटे पढ़े, जो भी आपकी समस्याएं हैं उनके लिए आप मुझे मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं। मेरा नंबर ये है 8824961657। इस पर आप एनी टाइम बात कर सकते हैं और मुझसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपके सामने दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि पढ़ाई करने की सही रणनीति क्या हो। अब सही रणनीति का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। अब प्रॉपर गाइडेंस कौन दे सकता है? अभी 12वीं तक जब आप पढ़ते हैं तब गुरुजी आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि मेरे को ज्ञान दे रहे हैं, मैं तो वैसे ही सब कुछ जानता हूँ, ये मेरे को फोकट में इतना ज्ञान दे रहे हैं। जबकि ये ज्ञान आपको 12वीं तक ही मिलेगा। 12वीं के बाद में इस ज्ञान को लेने के लिए आपको कोचिंगों में धक्के भी खाने पड़ेंगे और उसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे। जब बिना पैसों के आपको इतनी सारी चीजें और इतना सारा मोटिवेशनल नॉलेज दिया जा रहा है, आपको पढ़ने की सारी टेक्निक्स बताई जा रही है कि आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, उसके बावजूद भी अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो मैं मान के चलता हूं कि आपसे बड़ा समझदार कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो अपनी समझदारी को ताक पर रखिए और मेहनत करिए। आपके लिए पढ़ाई करने की सही रणनीति के ऊपर मैं बता दूं कि आपको करना क्या होता है। शुरुआत में आप ऐसी बुक्स उठाइए जो आपके बेसिक्स को मजबूत करें। जैसे आप किसी भी व्यक्ति से जो प्रतियोगी परीक्षाओं का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखता है उससे पूछेंगे या मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको किताबों की लाइन लगा दूंगा, इतनी सारी किताबें बता दूंगा कि आपको ये किताब पढ़नी है। लेकिन शुरुआत कहां से करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। क्योंकि जब बच्चा पहली बार प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने जाता है तो उसके सामने दुविधा रहती है कि वो जिस भी व्यक्ति से पूछता है कि मेरे को इसकी तैयारी करने के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, आर्मी की तैयारी के लिए मैं कौन सी किताब पढूं, प्री बीएसटीसी या डीएलएड के लिए पीटीईटी के लिए मैं कौन सी किताब पढूं, बैंकिंग के लिए कौन सी किताब पढूं, फाउंडेशन कोर्स के लिए कौन सी किताब पढूं, आईबीपीएस के लिए कौन सी किताब पढूं, एसएससी के लिए कौन सी किताब पढूं। तो इस समय दिक्कत ये रहती है कि वो समझ के चलता है कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब समस्याओं में अब आपको करना क्या है कि आपको बेस्ट बुक्स उठानी है। तो बुक्स के लिए आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो आप चाहें तो अपनी शुरुआत एनसीईआरटी की बुक्स से करें। एनसीईआरटी की 6 to 12 वाली जो बुक्स हैं उनसे आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। जिसमें आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी हो मैं आपको बता देता हूँ। एसएसटी की बुक्स पढ़ें, आप साइंस की बुक पढ़ें। मेन रूप से ये 2 बुक्स बहुत मेजर होती हैं क्योंकि 6 के बाद में हर क्लास में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें हर क्लास में एसएसटी की 3 से 4 बुक्स चलती है 10th तक, और
साइंस की आपको एक एक बुक मिलेगी। 11वीं 12वीं में आपको जो 11वीं 12वीं की ज्योग्राफी आपको देखनी है, हिस्ट्री आपको देखनी है, पॉलिटी आपको देखनी है, ये विस्तार में आपको नॉलेज देंगी। इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स की किताब देखनी है। इन 4 बुक्स पर आप काम करें। एसएसटी की और साइंस की बुक्स को आप 10वीं तक के लेवल तक पढ़ें, तो आपका जो भी अभी तक आपने कमियां रखी है वो सारी कमियां आपकी निश्चित रूप से दुरुस्त हो जाएंगी। और इनको पढ़ने के साथ साथ अभी राजस्थान बोर्ड ने एक बुक और चल रही है 9वीं और 10वीं के अंदर, राजस्थान अध्ययन की। ये राजस्थान अध्ययन की जो बुक है ये ब्रह्मास्त्र है एक तरीके से राजस्थान जीके की प्रारंभिक तैयारी का। तो आप शुरुआत में 9वीं और 10वीं की राजस्थान अध्ययन की बुक को उठाएं, उसको पेज वाइज इस तरीके से कंप्लीट करें कि आपके बेसिक्स क्लियर होते चले जाएं। और एनसीईआरटी के हर चैप्टर को इस तरीके से कंप्लीट करें। फर्स्ट बार में जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो उस समय आप अंडरलाइन नहीं करें किसी भी चीज को। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं आपको, उसको एक बार फ्लो में पढ़िए। जब आप उसी बुक को दूसरी बार उठाते हैं तो दूसरी बार उठाने के दौरान आप एक पैराग्राफ पढ़ने पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस उसके अंदर लगे उनको आप अंडरलाइन करते चलिए। दूसरे राउंड में आपको सभी बुक्स में अंडरलाइन करनी है, फर्स्ट राउंड में आपको अंडरलाइंस भी नहीं करनी है। और उसके बाद में जब आप तीसरे राउंड पर चलते हैं तो तीसरे राउंड में आपकी इतनी समझ विकसित हो जाती है 2 बार पढ़ने के बाद में किसी बुक को कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो उसमें पढ़ने लायक चीजें जो आपने अंडरलाइन कर रखी थी वही अंडरलाइंस आपको पढ़नी है ताकि आपकी एनसीईआरटी पूरी तरह से तैयार हो जाए। और यही फॉर्मूला आपको राजस्थान अध्ययन की बुक में भी इस्तेमाल करना है। तो आप इन चीजों को 12वीं के बाद में 1 साल के दौरान सभी चीजों को कम से कम 3 से 4 बार कंप्लीट कर लें। तो जब ये कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद में आप बुक्स पर जाए और उस समय मैं आपको बुक्स की और सजेस्ट कर दूंगा कि किस किस सेक्शन के लिए कौन कौन सी बुक आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। तो उन बुक्स को मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपके सामने बुक लिस्ट बता दूंगा तो आप इनको छोड़ करके इन पर ध्यान नहीं देकर उन बुक्स के पीछे पड़ेंगे। और वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टार्टिंग में 2 बार 3 बार रीडिंग करते हैं तब तक उनका 50% मार्जिन भी समझ में नहीं आता है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि पहले अपनी समझ इन चीजों के साथ विकसित करें, उसके बाद में आपको स्टैंडर्ड बुक्स बताई जाएंगी। अब इस दौरान आपके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह रहती है सामाजिक दबाव की। आपके ऊपर अपनी फैमिली का प्रेशर रहता है, समाज का प्रेशर रहता है, पड़ोसियों का प्रेशर रहता है, आपके मिलने जुलने वालों का प्रेशर रहता है। क्योंकि अगर 12वीं के बाद में आप सफल नहीं होते हैं 2-3 साल तक तो हर एक व्यक्ति आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। भले आप इधर 90% बना रहे थे 10वीं 12वीं में, तो इस प्रश्न चिन्ह को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है उनको मुंह तोड़ जवाब देना। अब मुंह तोड़ जवाब तो आप पत्थर से तो दे नहीं सकते, अपने नॉलेज से ही देना पड़ेगा। तो नॉलेज के बेस पर आप उनको मुंह तोड़ जवाब कैसे दे सकते हो, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊंगा, जिस भी बुक को पढ़ूंगा वो पूरी तरह से मेरे को याद रहेगी और अपने कॉन्फिडेंस के दम पर मैं किसी भी एग्जाम को क्रैक कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस आप अपने आप के अंदर रखें और आप इन चीजों को अपने दिमाग में रख के चलें कि मेरे को ये चीजें तैयार करनी ही हैं। बिना इनको तैयार किए हुए आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा सफलता से प्राप्त नहीं कर सकते। इनके साथ साथ आजकल इन्होंने परीक्षाओं में कुछ और अन्य सब्जेक्ट भी जोड़ रखे हैं। जैसे मान लो एक तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके अलावा मैथ है, 10th लेवल तक की मैथ आपको तैयार होनी चाहिए। उसके अलावा रीजनिंग है, ये रीजनिंग भी आपकी मजबूत होनी चाहिए। और एक और सबसे मेजर पार्ट रहता है करंट अफेयर्स का, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये चारों सेक्शंस भी आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो इनके लिए करंट अफेयर्स और रीजनिंग की तैयारी हम अपनी इस YouTube चैनल पर करवा देंगे आपकी कंप्लीट। इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी भी आपको स्टैंडर्ड बुक्स की मदद से मैं इस चैनल पर करवाऊंगा। आपको सिर्फ तैयार करना है कंप्यूटर और मैथ। बेसिक मैथ तो मैं आपको इस चैनल पर कंप्लीट करवा दूंगा, बाकी कंप्यूटर आपको अपने स्तर से तैयार करना है। इसमें आपको एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स मैक्सिमम रूप से आपको कवर करवा दिए जाएंगे। साइंस के लिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस में करवा दूंगा, बाकी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो आप अन्य टीचर्स की मदद ले सकते हैं। बाकी मेरा मकसद है कि आपको
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारों सब्जेक्ट की। राजस्थान की कंप्लीट राजस्थान जीके की चारों पार्ट्स की। इसके अलावा करंट अफेयर्स की, रीजनिंग की और जनरल मैथ की। इनकी जानकारी आपको काफी विस्तार में इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, ताकि आप हर परीक्षा में कोचिंगों में धक्के खाने की बजाय इस चैनल के द्वारा फ्री में पढ़ सकें। क्योंकि ये चैनल मैंने इसलिए ही बनाया है ताकि गरीब बच्चों की मदद की जा सके, और गरीब बच्चे कोचिंगों में अपने पैसे वेस्ट करने के बजाय अपने घर पर बैठ करके इन चीजों को पढ़ सके। मैंने अभी तक अपने इस चैनल पर 60 से ज्यादा क्लासेस डाल रखी है, तो उनमें आप देख सकते हैं उसकी स्टार्टिंग की शायद 50 प्लस जो क्लासेस हैं वो फेसलेस है, उसमें आपको मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। पिछली 3-4 क्लासेस में ही मेरा चेहरा आप देख पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले फेसलेस बनाया था। फिर फेसलेस में क्या है, मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट कम आया, तो फिर मैंने सोचा कि एक बोर्ड मंगवा लेते हैं और बोर्ड के थ्रू आपको फेशियल वाले जो वीडियोज है वो बनाकर दिखाते हैं, और इसमें आपको समझाने का प्रयास मैंने किया है। तो आप इन चीजों को समझे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मोटिवेशनल क्लास से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक स्टोरी मैं आपको बता दूं, एक मोटिवेशन के तौर पर। एक बार एक स्टूडेंट थे मनोज कुमार। मनोज कुमार वर्तमान में डीजीपी की पोस्ट पर है। जब मनोज कुमार 12वीं क्लास में पढ़ते थे, तो 12वीं क्लास में वो मुरैना के रहने वाले थे, और वहां के स्कूल का चलन ये था कि वहां पर सभी विद्यार्थियों को चीटिंग करके पास करवाया जाता था। तो साल भर बच्चे बेफिक्र होकर रहते थे, टीचर्स भी बेफिक्र रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो जो टेक्निक है उनकी चीटिंग करवाने की, उससे स्कूल का रिजल्ट भी बढ़िया रह जाता है, सारे स्टूडेंट्स भी पास हो जाते हैं। मनोज कुमार मैथ्स बैकग्राउंड के थे, तो मनोज कुमार 12वीं में पढ़ रहे थे। उस साल क्या हुआ कि बोर्ड एग्जाम से महीने भर पहले मुरैना के अंदर एक नया एसडीएम आ गया। एसडीएम ईमानदार था, तो ईमानदार होने की वजह से ये हुआ कि उसको इस बात का पता चला कि फला स्कूल के अंदर इस प्रकार से चीटिंग करवाई जाती है। तो उसने इस चीटिंग को रोकने के लिए क्या किया, परीक्षा शुरू हुई जिस दिन, फर्स्ट दिन इंग्लिश का पेपर था, तो एसडीएम साहब मनोज कुमार वाले स्कूल में जा पहुंचे, और पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले ही उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी को जाकर के स्कूल में खड़ा कर दिया। स्कूल में खड़ा करने के बाद में ये होता है कि जैसे एसडीएम साहब की गाड़ी जाती है, तो स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह है और टीचर्स जो है वो सारे के सारे हक्के बक्के रह गए कि आज एसडीएम साहब पेपर शुरू होने से पहले कैसे आ गए। तो उन्होंने सभी टीचर्स को निर्देशित किया कि आप अपने पेपर को शुरू करवाएं। अब जैसे ही मैसेज स्टूडेंट्स तक पहुंचा कि एसडीएम साहब की गाड़ी आई है, तो टीचर्स के द्वारा प्रिंसिपल ने मैसेज भिजवाया कि आपकी चीटिंग घंटे पर बाद में करवाएंगे, जब एसडीएम साहब यहां से चले जाएंगे। अब 1 घंटे तक एसडीएम साहब वहीं बैठ गए। एसडीएम साहब बैठने की वजह से चीटिंग करवाना संभव नहीं हो पाया। तो सभी टीचर्स ने सोचा कि लास्ट का 1 घंटा भी अगर अपन को मिलता है तो उसमें भी अपन पास करवा देंगे इन बच्चों को। लेकिन एसडीएम साहब ठान कर आए थे कि चीटिंग नहीं होने देंगे। तो एसडीएम साहब ने क्या किया, प्रिंसिपल साहब से बोला कि मैं आज सोच रहा हूं क्यों ना आज इनका पूरा पेपर ही करवा के चलते हैं। तो पूरा पेपर करवाने के चक्कर में एसडीएम साहब 3 घंटे वहीं रुक गए, और रिजल्ट ये रहा कि उस स्कूल के सारे स्टूडेंट फेल हो गए। अब सारे स्टूडेंट फेल होते ही मनोज कुमार भी फेल हो गए। मनोज कुमार फेल होने के बाद में सभी स्टूडेंट्स ने तो एसडीएम को गालियां दी कि ये कहां से आ गया, ये एसडीएम कौन से खेत की मूली होती है, प्रिंसिपल से भी बड़ा होता है क्या। मनोज कुमार ने इस बात को अलग तरीके से रिएक्ट किया। उसने सोचा कि यार एसडीएम के पास इतनी पावर कैसे होती है। तो उसने अपने प्रिंसिपल से पूछा कि सर ये एसडीएम साहब आपसे भी ज्यादा ताकतवर है क्या। तो प्रिंसिपल सर ने उनको बताया कि एसडीएम एक तहसील का मालिक होता है और उसके पास पूरी तहसील को चलाने की शक्ति होती है, तो वो मेरे से ज्यादा पावरफुल पोस्ट है। तो मनोज कुमार के दिमाग में बैठ गया कि मेरे को एसडीएम बनना है। 12वीं फेल बच्चा एसडीएम बनने का ख्वाब देखने लगता है, तो उसको बताया गया कि उसके लिए आपको पहले 12वीं पास करनी पड़ेगी और उसके बाद में ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर आपको एमपीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद में आप एसडीएम बन सकते हैं। मनोज कुमार तैयारी करने के लिए इंदौर चले गए, वहां उन्होंने कोचिंग्स की, और कोचिंग के दौरान जब वो इसका मेंस लिख रहे थे तैयारी करके, उस दौरान उनको किसी उनके दोस्त ने बताया कि इससे भी बड़ी एक पोस्ट होती है जिसका नाम होता है आईएएस। इस पोस्ट के बारे में उन्होंने पहली बार सुना कि एसडीएम से भी बड़ी होती है।
तो अब उनके दिमाग में बैठ गया कि मेरे को आईएएस बनना है और इसकी तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मनोज कुमार बिना सोचे समझे बोरिया बिस्तर बांध करके दिल्ली पहुंच गए दृष्टि आईएएस में। और वहां जाने के बाद में उनके घर वालों ने उनको पैसे भी नहीं दिए, तो उन्होंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी। लाइब्रेरी में 250-300 रुपये महीने में उन्होंने नौकरी करी। वहीं पर रहने खाने की व्यवस्था उन्होंने देखी, 250-300 में तो खाने की व्यवस्था देख ली खुद के लिए, और वहीं पर रहने का व्यवस्था मिल गया, बुक्स पढ़ने का मौका भी उनको मिल गया। उन्होंने उस दौरान काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करी। और वहाँ पर उनकी एक दोस्त थी, एक लड़की से हो गई जो पैसे से डॉक्टर थी और वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसने उनको काफ़ी सपोर्ट किया। और मनोज कुमार अपने चौथे प्रयास में, जब उन्होंने दूसरी बार दूसरा जब उनका अवसर था लिखने का, उस वक्त उनकी इंग्लिश क्या है बहुत गोल थी एक तरीके से देखा जाए तो। और उस लड़की से उनकी दोस्ती पले हो गई थी, लड़की की इंग्लिश मजबूत थी। तो मनोज कुमार की इंग्लिश का उस लड़की को पता था कि इनकी इंग्लिश किस तरीके की है। तो जब वो मेंस लिख कर आए इंग्लिश का पेपर, तो आते ही उनकी जो अभी वो पत्नी भी है, वो दोस्त जो थी उसका नाम श्रद्धा था, डॉक्टर श्रद्धा, जो भी IRTS है वर्तमान में। उन्होंने पूछा कि मनोज इंग्लिश का पेपर कैसा लिख के आए। तो मनोज कुमार ने बोला कि पेपर ऐसा लिख के आया हूं कि नोबेल पुरस्कार के लिए सेलेक्ट नहीं हो जाऊं, इतना शानदार निबंध लिख के आया हूं। तो श्रद्धा ने पूछा कि निबंध किस टॉपिक पर लिखा। मनोज कुमार ने बताया कि मैं टेररिज्म इन इंडिया इस पर निबंध लिख के आया हूं, और इतना शानदार लिख के आया हूं कि कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। श्रद्धा ने सिर पकड़ लिया। श्रद्धा ने बोला कि तो पेपर में आया ही नहीं टेररिज्म इन इंडिया। तो मनोज कुमार ने पेपर पलटा, खोल के देखा तो निबंध था टूरिज्म इन इंडिया। तो आप सोच सकते हैं कि मनोज कुमार की इंग्लिश किस लेवल की रही होगी। उसको टेररिज्म और टूरिज्म में ही पता नहीं है। निबंध तो पर्यटन, भारत में पर्यटन पर था और उसने भारत में आतंकवाद पर लिख दिया निबंध। तो चौथे प्रयास में जाकर मनोज कुमार सेलेक्ट होते हैं और उनको आईपीएस की पोस्ट मिलती है। वर्तमान में आईपीएस हैं और इस समय वो डीजीपी पोस्ट पर पहुंच गए प्रमोशन के थ्रू। तो ऐसा होता है कि आप 12वीं क्लास के बाद में अगर इस तरीके का सपना देखते हैं, उसके प्रति अपना डेडिकेशन दिखाते हैं, तो आप भी मनोज कुमार से कम नहीं है। हो सकता है आपकी इंग्लिश गोल हो, मैथ गोल हो, तो आप जब उस पर काम करना शुरू करेंगे तो आप उस सब्जेक्ट की सारी कमजोरियों को दूर कर देंगे। मेरा विश्वास है कि आपको इस मोटिवेशन स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी परीक्षा के प्रति प्रतिबद्ध होकर तैयारी करेंगे। मैं आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार हूं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद।